हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अच्छी बात है, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और ठीक है, मैं बना रही हूँ वीडियोस और कुछ लोग एबीएम कुछ लोग बीएफएम ऐसे बोल रहे हैं, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। मैं जितना अच्छा पॉसिबल हो पा रहा है मैं बनाऊंगी और मैं डिटेल तक सब कंप्लीट कराऊंगी, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि पहले एबीएम बीएफएम सब आपका लाइन बाय लाइन होगा। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं बीएफएम का सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव। ठीक है, सो तो इसमें हम फॉरेक्स डेरिवेटिव के जो बेसिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए, इसमें जो इंट्रोडक्शन दिया है, तो इंट्रोडक्शन में लॉस और ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला है, आपको बस रिस्क के बारे में बताया कि रिस्क क्या होता है। रिस्क का मतलब है कि रिस्क इज एसोसिएट विद ए लॉस। ठीक है, रिस्क का मतलब आपको कुछ लॉस होने वाला है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड ड्यू टू हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। मतलब लॉस क्या है, हो भी सकता है, और कुछ कुछ इवेंट्स है जो कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, मतलब कुछ चीजें हैं जो हो भी सकती नहीं भी हो सकती। ठीक है, तभी हम लोग जैसे हम एलआईसी पॉलिसी कराते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है ना, अनप्लान कुछ इवेंट है, जैसे लेकर ना अनप्लान इवेंट्स, उससे फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस, मतलब जैसे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो रिस्क किसी भी तरह का हो सकता है, वो हमें एक लॉस देगा, वो किसी भी फॉर्म में हमें लॉस दे सकता है। और और डेरिवेटिव का क्या मतलब है, फिर डेरिवेटिव जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, डेरिवेटिव का मतलब है वो चीज जो आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करे। ठीक है, हेज हम बोलते हैं ना, हेज हेज मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करे। जैसे लाइफ के लिए एक हेज हम एलआईसी पॉलिसीज करवाते हैं, तो वो एक तरीके का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, और डेरिवेटिव की वैल्यू खुद नहीं होती है, डिराइव करता है। इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। जैसे बहुत से फॉर अभी हम फॉरेक्स में ही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से लिखा है ना, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव। तो हम अभी फॉरेक्स डेरिवेटिव के बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि फॉरेक्स में क्या क्या डेरिवेटिव है, कहाँ कहाँ यूज होता है। डेरिवेटिव तो हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम रिस्क देख रहे हैं कि कौन सा रिस्क है जिस वजह से हमें डेरिवेटिव का जरूरत पड़ा। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पहले रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप के रिस्क होते हैं। ठीक है, अभी वो जस्ट डिफाइन किया, तो यहाँ पे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं देखिए। जैसे बोला ना, एक्सचेंज रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कंट्री रिस्क, सॉवरेन रिस्क, इंटरेस्ट रेट एंड ऑपरेशन की जो अंडरलाइन है ना, तो इसी वाली जो लाइन है, इसी को हम पॉइंट पॉइंट पढ़ने वाले इस चैप्टर में। और इसमें कुछ नहीं, जो लाइन लिखी ना, एक्सचेंज से लेके ऑपरेशन रिस्क और लास्ट में डेरिवेटिव क्या है, यही है सेकंड चैप्टर में आपका। ठीक है, चलो लाइन से यहाँ से देखते हैं। वही चीज बार बार रिपीट की है कि प्लान्ड और अनप्लान्ड इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, हमें पता है, बस भी रिस्क का डेफिनेशन नहीं आना, और हम सभी को पता है रिस्क क्या है। रिस्क का मतलब कोई भी ऐसा मूवमेंट मार्केट में हो जाए, जैसे हमने भी बोला था कि हमने पढ़ा था ना, फॉरेक्स मार्केट में हर 4 सेकंड में फ्लक्चुएशन हो जाती है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बहुत वाइड है, बहुत कंट्रीज इसमें है, और 24 घंटे ओपन रहता है। ठीक है, और इसका कोई लोकेशन कुछ बैरियर नहीं है, तो हर 4 सेकंड में इस पर कुछ ना कुछ खतरा रहता है। तो नॉर्मल सी बात है, फ्लक्चुएशन होना, प्राइस का फ्लक्चुएशन होना। कहते हैं ना, शेयर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं, क्या है। तो रिस्क किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं क्या क्या रिस्क है, फिर बाद में हम देखेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उस रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ देखिए, एक्सचेंज रिस्क। ये जो रिस्क यहाँ आने वाले हैं ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरी बुक में इतने बार इन रिस्क को उन्होंने रिपीट किया, ये बार बस एक बार आप देख लीजिए क्या क्या है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि पूरे बुक में इतने बार ये रिस्क रिपीट है, दोबारा दोबारा, हर जगह, तो आपको ऑटोमेटिकली रट जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको अपनी सबसे कोई मेहनत नहीं करनी। और हाँ, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अभी ये दिसंबर 2018 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें रिस्क में से, मतलब ये कौन से टाइप का रिस्क है, ये किस कैटेगरी में आता है रिस्क, ठीक है, उसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन था थ्योरी का। ठीक है, तो आप समझ लीजिए रिस्क कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चंस भी आए वो तो हमें पता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अम, ये पहला है हमारा एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क का मतलब है, जैसे मान लीजिए, मैंने आपको अभी जब हमने पहले चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, तो मैंने आपको अलग अलग रेट बताया था ना, टर्म रेट अलग, टुमारो आपको डिलीवरी करना है। ठीक है, फॉरवर्ड रेट, 1 मंथ बाद, ऐसा अलग अलग रेट बताते हैं। तो होता क्या है कि आपने कुछ सोचा कि ठीक है 1 महीने बाद, अब आपको क्या पता 1 महीने बाद क्या रेट होगा, वो घट भी सकता है। जैसे आपको 1 महीने बाद जाना है, ठीक है, फॉरेन टूर पे 1 महीने बाद जाना है, तो आप ये थोड़ी कि आप आज ही अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करा के आज ही रखेंगे कि मैं एडवांस में जमा, ऐसा नहीं होता है ना। और वो आरबीआई अलाउ भी नहीं करती कि आप अपने पास इतना पैसा रख सकते, वो टाइम लिमिट होता है, तभी तक आप रख सकते हैं। तो हम ना चाहते भी हमें रिस्क लेना पड़ेगा। उस दिन जब भी हमें जाना है, हमारा एक टाइम लिमिट है कि इस टाइम तक हम अपना जो रुपी है उसको डॉलर में, अगर आप यूएस से जा रहे हैं तो उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अब आपको 1 महीने बाद जाना है, ठीक है, तो आपको 1 महीने बाद जो उसका रेट होगा, क्या पता उस टाइम पे डॉलर बहुत महंगा हो गया हो। ठीक है,
तो आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, कम डॉलर मिलेगा, ठीक है, एक तरह का आपका लॉस हो गया। तो एक्सचेंज रिस्क का मतलब जब आप अपने पैसे को डॉलर से एक्सचेंज कराने गए, उस टाइम पे आपने जो सोचा था कि मतलब मार्केट पूरा महीना तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब आप कराने गए तो अचानक से रेट बहुत बढ़ गया, ठीक है। डॉलर मान लीजिए पहले $1 का 60 रुपये था, आपने देखा एक ही दिन में 65 रुपये बढ़ गया। अब आपको तो बहुत ज़्यादा डॉलर चाहिए ना वहाँ जाके, तो आपका बहुत बड़ा पैसों के टर्म में लॉस हो गया। तो इस तरह के रिस्क को बोलते हैं एक्सचेंज रिस्क। और मैंने पहले बोला रिस्क का मतलब लॉस, मॉनेटरी लॉस, ठीक है, पैसे की वैल्यू में लॉस, मॉनेटरी मतलब आपका पैसे की वैल्यू कम हो गई, मतलब पैसे की वैल्यू नहीं बोलेंगे इसको, मतलब आपका कुछ लॉस हो गया, फाइनेंशियली कुछ लॉस हो गया, ठीक है। तो एक हो गया हमारा एक्सचेंज रिस्क। अब एक्सचेंज रिस्क में इन्होंने यहाँ 3 बताया है। इसमें बस इतना याद रखना है कि आपने अपने पैसे को कन्वर्ट कराया, ठीक है, एक्सचेंज कराया, तो उस टाइम पे आपको रिस्क हुआ। किस तरह का रिस्क हुआ? जो रेट्स थे वो आपके हिसाब से फेवरेबल नहीं थे, ठीक है, जैसा आपने सोचा था वो सबसे रेट्स फेवरेबल नहीं थे। सो ये जो नीचे पैराग्राफ में दिया ना, ओवर डे ओवरनाइट, ये जो इसके नीचे का पैराग्राफ है उसको उन्होंने पॉइंट्स में भी दिया और आगे भी है वो रिपीट, वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए कौन कौन से, वो बाद में मतलब आएगा टॉपिक फुल्ली तब वहां देख लेंगे। ये जो ऊपर लिखा है ना, डे नाइट ट्रांजेक्शन सिंगल डे लिमिट, ये आगे है, एक बार रिस्क पढ़ लेंगे उसके आगे इसी चैप्टर में, तब देख लेंगे इसको। तब तक नीचे 3 पॉइंट्स देखिए कौन कौन से। फॉरेक्स एक्सचेंज एक्सपोजर, इसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है ट्रांजेक्शन, एक है ट्रांसलेशन। ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ कि आपने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन की, जो भी एग्जांपल दिया मैंने आपको ना, कि आप रुपी से डॉलर कन्वर्ट कराने गए तो आपको वो हो गया ट्रांजेक्शन। ट्रांसलेशन एक्सपोजर्स क्या है कि आपने अपने असेट्स को रिवैल्यूट कराया, जैसे होता है ना टाइम के साथ हमारे असेट्स का वैल्यू किसी का घटता भी किसका बढ़ता भी। गोल्ड ऐसा जिसका वैल्यू बढ़ता है ज्यादातर, है ना, मोस्ट प्रोबेबली, कुछ असेट्स का वैल्यू घटता भी है। तो इसमें क्या होता है, आपने अपने असेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यूट कराया, ठीक है, और हुआ क्या कि लाइबिलिटी का रेट आपके असेट से ज्यादा बढ़ गया, यानी जो आपको लोगों को चुकाने हैं पैसे उस वो ज्यादा है, और आपने आपको जो मिले हैं पैसे उसकी वैल्यू कम है। जैसे आपने कहीं पे आपके असेट्स क्या हो गए, जैसे आपने शेयर मार्केट में, बैंक भी तो ऐसा करता है ना, बैंक का फॉरेक्स डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, वो उसमें भी तो शेयर मार्केट में भी तो पैसा लगाता है, जो भी करता है वो भी एक बिजनेस करता है ना। तो उनकी जो शेयर्स थे, सिक्योरिटीज थी, उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन जो लाइबिलिटीज थी जो उनको देनी है आगे उनके कस्टमर्स को, उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई। तो बैंकों को एक रिस्क हो गया। तो रिवैल्यूएशन का जो रिस्क है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, तो वो हो जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांजैक्शन, आपने कोई ट्रांजेक्शन की, क्या ट्रांजेक्शन की, रुपी को डॉलर में या डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कराने वाली ट्रांजेक्शन की, तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो गया, ठीक है। ट्रांसलेशन आपने रिवैल्यूएशन करा, बस ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स मतलब एक्सचेंज किया रुपी का डॉलर, इसका कीवर्ड क्या है, रिवैल्यूएशन किया एसेट्स और लायबिलिटी का, और तब आपके सिचुएशन आपके हिसाब से फेवरेबल नहीं है, आपने सोचा था कि हाँ इस पर बढ़ना चाहिए, उस पर घट गया रेट, ठीक है। तीसरा ऑपरेटिंग एक्सपोजर, इन दोनों के अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, लेकिन ना नॉट डायरेक्टली ड्यू टू एनी फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, फॉरेन एक्सचेंज से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके अलावा बाहर के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उसकी वजह से ये रिस्क है, ठीक है। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए रिडक्शन इज इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी जो है उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है, और उससे क्या होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी में रिडक्शंस कर देगी गवर्नमेंट, तो बहुत से लोग इम्पोर्ट करना चाहेंगे, तो लिखा ना इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इम्पोर्टेड, उससे भी आपका लॉस है, बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कमाएंगे। रिडक्शन इन प्राइस बाय अदर कंट्रीज एक्सपोर्टर्स, तो और भी है, कई अपना प्राइस बढ़ा दे, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्रेड टैरिफ, तो ये 3 हमारे उसमें आ गया एक्सचेंज रिस्क में। सेकेंड है सेटलमेंट रिस्क, बी, सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क प्री भी हो सकता है, प्री मतलब पहले, सेटलमेंट से पहले, एंड सेटलमेंट रिस्क मतलब जिस दिन सेटलमेंट होनी है उस दिन। सेटलमेंट पता है ना, सेटलमेंट मतलब आपने जो डिसाइड किया था, जैसे मान लीजिए आप रुपये का सेटलमेंट करना है या कुछ भी करना है, तो वो हो जाएगा सेटलमेंट। सेटलमेंट जिस दिन आप अपनी जो आप, जैसे आप अभी ऊपर का एग्जाम्पल लिया, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल पे सेटलमेंट हो जाएगा जिस दिन आपने अपने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कराया। जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा था ना फॉरवर्ड, तो होता नहीं, 1 महीने बाद आके आपने बोला कि ये मेरे पेपर्स लीजिए और मेरे को पैसा दीजिए, या ये मेरे रुपये लीजिए, मुझे डॉलर चाहिए, जो भी है, तो सेटलमेंट किसी तरह का मतलब किसी चीज का काम पूरा होना, ठीक है, किसी कमिटमेंट को पूरा करना, वो हो गया सेटलमेंट। तो प्री और पोस्ट, सॉरी, प्री और सेटलमेंट। प्री सेटलमेंट में क्या होगा, ये लिखा है, प्री सेटलमेंट इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ एनी कंट्री काउंटर पार्टी, सॉरी, ड्यू टू बैंक्रप्सी, क्लोजर और एनी अदर रीजंस। तो प्री सेटलमेंट में क्या होगा कि जो आपकी काउंटर पार्टी कौन सी होती है, काउंटर पार्टी मतलब जैसे मान लीजिए मैं भी बैंक हूँ, तो मेरी काउंटर पार्टी कोई भी कस्टमर आता है, काउंटर पार्टी मतलब आपकी अपोजिट पार्टी जिसके साथ आपने कोई डील या कुछ भी साइन किया है, ठीक है। तो प्री सेटलमेंट में क्या होगा कि अभी सेटलमेंट डेट आई नहीं है, मान लीजिए 10 तारीख को सेटलमेंट डेट, और 1 तारीख को वो बैंकरप्ट हो गया, लिखे ना बैंकरप्सी हो गई है, ठीक है, या फिर क्लोजर हो गया है, क्लोजर और एनी अदर रीजन बिफोर मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ भी ऐसा हो गया जिस वजह से आपकी काउंटर पार्टी ने, आपकी अपोजिट पार्टी ने जो आपको पैसा देने वाले थे उसने दिया नहीं, टाइम तो भी है 10 तारीख है, वो पहले ही बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है, या उसने बोला कि मैं फेलियर हूँ,
मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे पास कुछ पैसा नहीं रहा, उसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, या फिर कुछ भी उसकी कंपनी बंद हो गई, या गवर्नमेंट उसने कुछ वैसा इलीगल काम किया जिस वजह से सरकार उसको मतलब पुलिस उसको पकड़ के ले गई, मतलब अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो गया प्री सेटलमेंट रिस्क। अभी सेटलमेंट डेट आई नहीं, लेकिन आपको पता है कि भले ही मान लीजिए सारा हादसा 1 तारीख को है, तो आपको पता है कि वो चला गया, जेल के अंदर चला गया, आप क्या कर सकते हैं? अब आपको तो पैसे नहीं देगा 10 तारीख को, तो नहीं दे सकता। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ? जो मतलब बैंकरप्ट हो गया, तो बैंकरप्ट हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? 1 तारीख को बैंकरप्ट हो गया, तो 10 तारीख तक तो आपको पता नहीं कि पैसा गया अब, तो उसको बोलते हैं प्री सेटलमेंट। मतलब सेटलमेंट डेट नहीं आई, लेकिन हमें पता है कि ये रिस्क है और हमारा लॉस होने वाला है। अब है सेटलमेंट रिस्क। हाँ, सेटलमेंट रिस्क मतलब उस दिन आपको पता लगे जिस दिन आपका सेटलमेंट है। अब ये किस वजह से हो सकता है? ये हो सकता है टाइम जोन डिफरेंस की वजह से। मान लीजिए आपने अपना, जैसे होता है ना अलग अलग कंट्रीज, ज्यादातर ये 2 कंट्रीज के बीच में हो सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस तो यहाँ पे होगा ना, जैसे मान लीजिए आज की कंट्री ने, अब यहाँ पे 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और अब यूएसए या किसी और जगह पे 12 बजे, अभी के हमारे 12 बजे, लेकिन यूएसए में तो उस टाइम पे रात कुछ और हो रहा होगा ना, तो टाइम जोन का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सोचेंगे चलो 1 तारीख है, तो हम अपना 12 बजे के बाद बोलेंगे 1 तारीख है, तो अब सेटलमेंट टाइम खत्म, मतलब आज ये सेटलमेंट हो जानी चाहिए अगर आपको पैसा मिलने वाला है। लेकिन वो लोग तो अभी वेट करेंगे ना एक दिन, जब तक उनका टाइम पूरा नहीं होगा, तो वो जो गैप आ जाता है कि आपका तो वो एक दिन हो गया, जैसे आपने 10 तारीख बोली, तो 9 तारीख के 12 बजे के, अब आप 10 तारीख मान लीजिए, तो क्या यहाँ पे जब 9 तारीख के 12 बजे होंगे, तो क्या किसी और फॉरेन कंट्री में ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो वही टाइम जोन की वजह से जो आ जाता है ना, वो होता है सेटलमेंट। अभी आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए ये रिस्क थोड़ा कम है, टाइम जोन एडजस्ट होता है। पहले ये रिस्क था, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इस बारे में कि टाइम जोन की वजह से जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, टाइम जोन की वजह से हमें लगता है कि हाँ पैसा आ जाना चाहिए, पर वहां से नहीं आया, ठीक है, टाइम जोन का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया सेटलमेंट रिस्क। मेन कीवर्ड इसमें टाइम जोन है, ठीक है। तीसरा क्या है? लिक्विडिटी रिस्क। इसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दिए, तो बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे ना सिर्फ 1 नंबर में। और ये जो मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ, जैसे टाइम जोन, ये सब बस ऐसी एक लाइन लिखी होगी, ठीक है, 4 ऑप्शंस में आपको उसको टिक लगानी है। तो इतना बड़ा पैराग्राफ आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ लीजिए, वो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऐसा है ये वैसा है, आप समझ लीजिए, पर इतना बड़ा पैराग्राफ याद करने का जरूरत नहीं। 1 और 2 लाइन्स इज एनफ फॉर एवरी एवरी सेंटेंस, यू कैन से एवरी डेफिनेशन। सो अगला देखते हैं लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में क्या है? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, ठीक है, कैश मतलब आपके पास कैश में कोई चीज हो। तो जब भी आपको लिक्विडिटी रिस्क कब आएगा? व्हेन ए पार्टी टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज अनेबल टू मीट इज फंडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजेक्शन करना चाह रही है, लेकिन उनके पास इतना फंड नहीं है कि वो कर पाए उसको रीजनेबल प्राइस में, तो उसको बोलेंगे लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होने वाली है, लेकिन इतना सफिशिएंट फंड नहीं है हमारे पास, इतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि हम उस ट्रांजेक्शन को कर सके, तो उससे जो रिस्क होगा उसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, इट इज ऑल्सो द रिस्क ऑफ पार्टी नॉट बीइंग एबल टू एग्जिट और ऑफसेट पोजीशन क्विकली एट अ रिजर्व प्राइस। ठीक है, वो एग्जिट भी नहीं कर सकते, मतलब एग्जिट नहीं कर सकते एट अ रिजर्व हिंस फॉर वट एवर रीजन द मार्केट टर्न्स इलिक्विड। ठीक है, होता क्या कि आपका कुछ अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कोई चीज इलिक्विड कब हो जाती है? मतलब लिक्विडिटी रिस्क मतलब कोई चीज इलिक्विड है, इलिक्विड मतलब ज्यादा कैश में नहीं, कुछ ही मार्केट में क्या कंडीशन है, जो आपके सिक्योरिटी है, जो आपके शेयर है, उसको कोई लेना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं लेना चाह रहा? वो डिपेंड करेगा उस टाइम में मार्केट का क्या सिनेरियो, उस शेयर की ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, तो वो शेयर में आपका पैसा अटक गया, आपको उसका लिक्विड मतलब उसका कैश नहीं मिल पा रहा, आप किसको अपना शेयर बेच नहीं पा रहे, किसी को अपना शेयर बेचा, उसने आपको पैसा दिया, तो लिक्विडिटी आ गई ना। पर हो क्या रहा है आपके शेयर के साथ? वो इलिक्विड है बहुत ज्यादा। क्यों इलिक्विड है? क्योंकि उस शेयर की मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं है, उस समय मार्केट कंडीशन है इस वजह से। ठीक है, तो लिक्विडिटी रिस्क हो गया क्योंकि पास सफिशिएंट कैश नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ सफिशिएंट कैश मतलब सफिशिएंट कैश की कमी होना। अगला है चौथा डी हमारा कंट्री रिस्क, सोवियन रिस्क। इसमें क्या है कि कंट्री की कुछ पॉलिसीज होती है ना, ठीक है, कुछ कंट्री, अब आप ऐसा नहीं, जैसे अभी हमने प्री सेटलमेंट में पढ़ा था ना कि बैंकरप्ट हो गया, इसमें अच्छा खासा है वो, ठीक है, ही इज विलिंग टू पे, वो देना चाहता है पैसा जो आपका काउंटर पार्टी है। लेकिन कंट्री की कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिस वजह से आप आपका जो डील था वो पूरा नहीं हो पा रहा, जिस वजह से आपको रिस्क हो गया। ठीक है, तो कंट्री की बहुत सी पॉलिसीज होती है, और अभी यूएसए की जो कंट्री में जो पॉलिसीज चल रही है जिससे बाकी कंट्रीज कुछ खुश नहीं, तो ऐसे बहुत सा चलता रहता है हर कंट्री में। ठीक है, इतनी कंट्रीज है, तो उस वजह से जो रिस्क होगा उसको बोलेंगे हम कंट्री रिस्क, कि कंट्री ने ऐसी पॉलिसीज बनाई है, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे सॉवरेन गवर्नमेंट हो, कैसी भी पॉलिसीज। कुछ कंट्रीज प्राइवेट ओन्ड है, कुछ गवर्नमेंट ओन्ड है, जहाँ पे प्राइवेट का ज्यादा राज चलता है, कहीं पे गवर्नमेंट का ज्यादा राज चलता है, तो क्या वहाँ पे पॉलिसीज चल रही है, और उसकी पॉलिसी की वजह से आपको क्या सेटलमेंट, मतलब आपके डील में क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है, आपको जो पैसा आना था या कुछ भी ऐसा होना था, कंट्री ने कुछ पॉलिसी बना दिया। अब कंट्री क्यों ऐसा करती है? उनको क्या पड़ी है कि वो तो चाहेंगे ना कि हाँ अच्छे से सब चलता रहे, लेकिन कई बार होता है कि कंट्री में क्या हो जाता है
कि लिक्विड मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो जाती है किसी कंट्री में, लिखा ना प्रॉब्लम फेसिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ घाटा चल रहा है, ठीक है, उनको रिसोर्स अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, उनको खुद लिक्विडिटी का कमी है, तो वो नहीं चाहेंगे ना कि बाहर की कंट्री में हमारे लोग जाके पैसा भेजे, तो वो कुछ बैन लगा देती है कि हाँ इससे ज्यादा नहीं, इतना नहीं, ठीक है, तो उस केस में आपको तो लॉस हो गया ना, उस कंट्री में जो भी रिजर्व का प्रॉब्लम था या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका लॉस में चल रहा था या कुछ भी उनका रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं हुआ या लिक्विडिटी उनके पास नहीं, तो उसमें आपकी क्या गलती है, पर कंट्री ने पॉलिसीज लगाई तो आपको भी वो रिस्क झेलना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा कंट्री और सॉवरेन रिस्क। अगला हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क, ई इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क तब होता है जब आपका इंटरेस्ट रेट में एडवर्स मूवमेंट है, इसका मतलब इसमें इसको हम गैप रिस्क ही बोलते हैं, गैप रिस्क क्यों बोलते हैं वो भी हम अगले पेज में देखते हैं। होता क्या है इसमें, जो इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट है वो एडवर्स है, मतलब आपके खिलाफ है, जैसा आप चाह रहे थे, आप सोचे थे इस पर बढ़ना चाहिए उस पर घट गया, आप सोचते इस पर घटना चाहिए वो उस पर बढ़ गया, तो वो हो गया एडवर्स मूवमेंट, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल मतलब इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आ गया, एक गैप आ गया, ठीक है, गैप मतलब वही तो ना किसी इसका डिफरेंस, तो इसमें वो रिस्क होगा। देखिए इसका यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज है, ठीक है, मान लीजिए असेट्स और लाइबिलिटी का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें मिसमैच हो गया, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझ में आ जाएगा इसका डेफिनेशन। क्रिएटिंग ए मिसमैच बिटवीन इट्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्यों मिसमैच हो रहा है, इसलिए मिसमैच हो रहा है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है आपके असेट्स और लाइबिलिटी में बराबर नहीं है। असेट में पता लगे आपका इंटरेस्ट रेट घट रहा है, लाइबिलिटी में पता लगे बढ़ रहा है, तो वो अच्छा नहीं ना। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ जैसे आपकी कुछ कोई कस्टमर है, ठीक है, एक बात बता रही हूँ कि ऐसा हो क्या रहा है कि असेट में ऐसे कैसे रेट घट गया, होता क्या है कि मार्केट है, कुछ भी होता है, आरबीआई की पॉलिसीज है, बैंकों को तो फॉलो करनी होती है। मान लीजिए पहले मार्केट में रेट अच्छा था, ठीक है, तब बैंकों ने कुछ लोन दिए, ठीक है, अच्छे रेट पे, जैसे मान लीजिए तब मार्केट में रेट 7% था, सेविंग में मान लीजिए 4% था, और लोन बैंक ने 8% के हिसाब से दे दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो लोन बंदा प्री क्लोज करके चला गया, बहुत से रीजंस होते हैं, एक रीजन मान लीजिए प्री क्लोज करके चला गया, तो आपके पास वो कैश आ गया। अब आपके पास वो कैश आ गया, वो तो आपके लिए असेट है, क्यों, क्योंकि उसको आपको किसी लोन में कहीं लगाना है ना, अपने पास तो नहीं रख सकते उसको। लेकिन तब क्या था, मार्केट का हालत खराब था, ठीक है, आपने 8% तो दे रखा, उसके बदले भी आपने कुछ, जैसे उस बंदे का जो अपने पैसा था, ठीक है, जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, उस बंदे का कुछ पैसा था, तो उसके बदले भी तो कुछ लाइबिलिटीज पूरी होने वाली होगी, ताकि वो बंदा जब अपना पैसा मांगने आए, ये तो लोन का एग्जाम्पल, ऐसा सेविंग का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें होता कि अगर वो बंदा अपना पैसा मांगने आए सेविंग वाला, तो आप उसको मान लीजिए 5% दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने जब उसको रिवेलेट करके दिया, मतलब आपने लोन करके दिया, लोन में वैसे घटता नहीं है, मान लीजिए एफडी का एग्जांपल था, ठीक है, इसमें एफडी ज्यादा शूट करेगा, सेविंग में ऐसा नहीं होता, एफडी है वो जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 या 8% होता है। मान लीजिए आपका कस्टमर को आपने 7% पे एफडी पे दिया या 8% एफडी पे दिया, जो भी रेट था, 7 मान लीजिए, चलिए 7% एफडी में दिया, और उसके बदला आपने उसका जो पैसा लिया उसको आपने उसको उससे आपने किसी और बी को आपने लोन दिया, ठीक है, लोन का आपने बोला चलो 8% अभी रेट चल रहा है, तो आपने 8% लोन पे दिया, तो 1% आपका मार्जिन प्रॉफिट है। लेकिन जिस बी को दिया उसके पास कहीं से मान लीजिए उसके फॉरेन में जॉब लग गई, उसके पास कहीं से ज्यादा पैसा आ गया, उसने अपना लोन क्लोज करा दिया, ठीक है। अब आपके पास जो बी का रिटर्न किया हुआ पैसा जो आया, तो आप क्या करेंगे, अब आप उसको कहीं और लगाने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन अब क्या, मार्केट का सिनेरियो भी अच्छा नहीं है, उस टाइम पे लोन सस्ते रेट पे देने के लिए बोला है, या फिर कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि लोग ज्यादा लोन लेने को नहीं आ रहे, तो उसके इसमें क्या करता है बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देता है ना। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, बैंक वही पैसा जो एक का, जिसमें बैंक उसको एफडी का 7% पे कर रहा था, इतना बेकार कंडीशन आ गया मार्केट में कि अब उसको 6.5%, ये 6% पे वो अपना लोन देना पड़ेगा, तो 1% उसका मिसमैच हो गया ना, किसमें, इंटरेस्ट रेट मिसमैच हो गया, ठीक है। जो पहला एग्जाम्पल वो सेविंग बैंक का, इसमें मैच नहीं कर रहा, ज्यादातर एफडी आरडी जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं, ठीक है, उसके इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि डायरेक्ट 8% से लोन का रेट इंटरेस्ट 3% तो नहीं हो सकता ना, तो सेविंग में ज्यादा नहीं है, और सेविंग रेट यही 4% चलते हैं, तो ज्यादा एफडी आरडी और भी हम जो डिपॉजिट करा था उस पर ऐसा मिसमैच आने का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, यानी हमारी जो एसेट और जो लाइबिलिटी है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसमैच हो गया, मतलब आप सोच रहे थे उसमें बढ़ना चाहिए, उसका घट गया, ठीक है। कस्टमर को आप ज्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं और से जो आपने लोन दिया हो उसी कस्टमर के पैसे को, तो वहां सबको कम पैसा मिल रहा है, तो बीच का जो गैप है वो कौन भरेगा, वो हम ही अपना लॉस करके भरना होगा, तो इसलिए उसको गैप रिस्क बोलते हैं, गैप या इंटरेस्ट रिस्क। ये कंप्लीट एक हो गया ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क का मतलब है जैसे कि हम लोग, एरर ऑफ ह्यूमन, हमारी कोई गलती हो गई जिस वजह से कोई रिस्क हो गया, जैसे फॉरेक्स में जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बंदा बैठा था जिसको कुछ प्रॉब्लम था, या फिर अच्छे से उसको काम नहीं पता, ठीक है, या गलती से उसने एक जीरो के बदले एक्स्ट्रा जीरो लगा दी, वो पैसा गया, क्योंकि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में क्या होता है, एक बार पैसा गया तो उसको वापस आप ट्रैक नहीं कर सकते ना, तो वो भी तो रिस्क है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, वो पैसा कौन पे करेगा, वो एक रिस्क हो गया। या फिर कुछ उस टाइम पे कुछ वैसा टेक्निकल एरर आ गया, कोई कस्टमर आया जिसको 1 करोड़ का आपसे लोन चाहिए था, लेकिन वो चाह रहा था कि आज के दिन पास हो, लेकिन आज आपका सर्वर काम नहीं कर रहा,
तो कस्टमर चला जाएगा ना कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, बिजनेस मैन है बड़ा सा, मेरे पास अभी टाइम नहीं, तो मेरे को आज करके दो। आपका सर्वर आज अच्छे से काम नहीं कर रहा, या फिर आपका जो सैंक्शन करने वाले हैं वो कोई बाहर है, मतलब कुछ भी कोई टेक्निकल रीजन, मतलब जो ह्यूमन एरर, स्टाफ एरर की जो गलती है, तो वो बिजनेस आपका चला गया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे, इतने सारे स्टाफ है, इतनी सारी ब्रांचेस है, तो छोटे छोटे 50 ऐसी चीज़ें होती है, वो सब हो जाएगा हमारा ऑपरेशन रिस्क। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी चली रही है मान लीजिए, ठीक है, जिस वजह से आपका जो कस्टमर्स थे जिनके साथ आपका बिजनेस हो सकता था, वो कस्टमर या तो किसी और ब्रांच में खाता खोल लिए, मतलब आपकी ब्रांच में खोलना चाहते थे पर उस दिन वहाँ पे लाइट नहीं है, या कुछ भी और टेक्निकल इशू है, ठीक है, ये सब हो जाएगा ऑपरेशन। मतलब जिस जिस जो सिर्फ बैंक की स्टाफ की गलती की वजह से रिस्क हो, उसको बोलेंगे ऑपरेशन। स्टाफ और जितना भी टेक्निकल ये मशीन मशीन ये सब ना, ये सब भी ऑपरेशन रिस्क में आ जाएगा। अब लास्ट आ गया लीगल रिस्क। लीगल रिस्क क्या चीज़ है? लीगल रिस्क का मतलब है when it transfers that country with whom the transfer has been request doesn't have, अच्छा ठीक है, लीगल रिस्क का मतलब जिसके साथ आप जॉब की काउंटर पार्टी है, ठीक है, वो डजन हैव द लीगल और रेगुलेटरी अथॉरिटी टू एंटर इन ट्रांजेक्शन, मतलब आपने उसके साथ ट्रांजेक्शन करनी है, लेकिन वो जो आपकी काउंटर पार्टी है उसको वो लीगली, ठीक है, डजन हैव द लीगल और रेगुलर, उसको अथॉरिटी नहीं है कि उस ट्रांजेक्शन को कर पाए, तो आपका लॉस हो गया। अब अथॉरिटी कैसे चली गई? पहले तो सब ठीक ठाक था, लेकिन बाद में मान लीजिए उसने कुछ फ्रॉड कर दिया, ठीक है, काउंटर पार्टी ने, तो अब सरकार बोले कि बस अब आपका कुछ बैन नहीं करना, इतने लोगों का पैसा पहले वो चुकाइए, फिर आप इनको पैसा देना, कम फर्स्ट कम सर्व फर्स्ट, वैसा हिसाब, या कुछ भी और रीजन हो सकता है। तो उस तरह का जो रिस्क है जिसमें लीगली आपका काउंटर पार्टी को लीगली मना कर दे कि नहीं आप एलिजिबल नहीं है, आप उतने वो नहीं है, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं है। क्यों अथॉरिटी नहीं है? आपने कुछ फ्रॉड किया है या आपने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आपको लीगली रोक दिया गया, तो वो जगह मेरा लीगल रिस्क। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेक योर प्रोग्रेस है, ये आप देख लेंगे, इतना नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे नहीं, मैंने कुछ वीडियोस बनाई, आप चाहे तो देख सकते हैं पहले ना, उस वीडियो को काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक बार बुक हो जाए तो आपको सब क्वेश्चन समझ में आएंगे, इसलिए पहले फटाफट ये BFM का बुक कंप्लीट कराते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि कौन कौन से मेथड्स है, ये देखिए गाइडलाइंस, कैसे कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गाइडलाइंस में जैसे क्या गाइडलाइंस है जिसकी वजह से आप अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्ट मतलब थोड़ा सा रिस्क, तो रिस्क क्या, बिजनेस है तो रिस्क तो है ही, उसको रोक तो नहीं सकते, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेजर्स है? जैसे नहीं होता कि लिमिट लगा देती है, जैसे कुछ RBI भी नहीं होता कि बाहर की कंट्री में कुछ ना हो, तो हर चीज़ का लिमिट है ना। हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका भी तो लिमिट है, हर चीज़ का लिमिट है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से रिस्क को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो वही सब लिमिट, जैसे अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ओवरनाइट लिमिट। इसमें क्या है कि लिमिट लगा दें कि रात भर में, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट तो 24 घंटे काम करते, तो लिमिट लगा दें कि हाँ रात में इतने से इतने बजे, मान लीजिए रात के 7 से सुबह के 7 तक आप इस लिमिट तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डे लाइट दिन में सुबह 7 से दिन शाम के 7 तक आप इतने का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक लिमिट है, इससे आगे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, वो क्या डे लाइट। गैप लिमिट, मान लीजिए जो मैंने आपको गैप बोला ना, एक लिमिट की, हाँ इतना ही गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। काउंटर पार्टी लिमिट की, कितना आप सामने वाली जो पार्टी है उसको आप कितने तक का लोन दे सकते हैं, एक लिमिट। जैसे हम हाउसिंग लोन, हर किसी का एक लिमिट है ना हमारी सैलरी के हिसाब से, तो वो लिमिट किस बेसिस पे है? इसी पे है कि हमारा काउंटर पार्टी कितना एलिजिबल है। तो काउंटर पार्टी लिमिट की आपने काउंटर पार्टी के लिए एक लिमिट बना दी कि हाँ, इस लिमिट तक इसके साथ ट्रांजेक्शन होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। कंट्री रिस्क, एक कंट्री में आप कितने तक का एक्सपोजर कर सकते हैं। एक्सपोजर का मतलब है यहाँ पे कि कितना तक आप कितना उनको अलाउ है, फाइनेंशियल को कितना अलाउ है दे पाना, उनका लिमिट कितना है, उनको आप कितना तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितने तक का अगर लोन मांग रहे हैं तो कितना तक का लोन दे सकते हैं, कुछ भी। डीलर लिमिट, जो डीलर्स होते हैं उनको, उनका कितना लिमिट है, उनको वहां तक कितना एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब मनी का एक्सपोजर, कितना तक आप पैसा उनको दे सकते हैं, कुछ भी आपकी कितने तक की उनसे डील हो सकती है, कितने रुपए तक का लिमिट है। स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट का मतलब मैक्सिमम, स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप जैसे तक कितना झेल सकते हैं किसी चीज का रेट कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए मार्केट में आपका सिक्योरिटी का रेट घट रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ सिक्योरिटीज ली है, और एक सिक्योरिटी मान लीजिए म्यूचुअल फंड है मान लीजिए, ठीक है, उसकी एक यूनिट की वैल्यू अभी है 100 रुपये, ठीक है, हमने देखा मार्केट डाउन हो रहा है तो उसकी वैल्यू 99 होगी, फिर 98 होगी, 95 होगी। तो एक होता ना कि अब रेट गिर रहा है, तो होता नहीं रेट डाउन हो रहा है, तो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, कहाँ तक हमारे को आके रुक जाना है कि हाँ अब हम बेच देंगे अपना, क्योंकि और घाटे में नहीं जाना हमें से ज़्यादा ना। तो मैक्सिमम कितना हम घाटा बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वही होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया हुआ है कि चलो 80 रुपीज़, अगर 80 से डाउन हुआ, अगर 80 तक आ गया तो 80 के बाद हम उसको बेच देंगे। तो बस वो 100 वाला जो एक यूनिट का वैल्यू था आपका म्यूचुअल फंड का, अगर वो 80 रुपये तक आके रुक गया, अब आपने डिसाइड किया हुआ था ना कि हाँ 100 से 80 आ गए, इससे ज्यादा तो मैं घाटा नहीं झेल सकता। एक होता है ना हर किसी का घाटा झेलने का भी एक लिमिट होता है, लॉस का भी एक लिमिट होता है। तो वो उन्होंने बना लिया कि हाँ स्टॉप लॉस, कि हाँ ये लिमिट है, 80 रुपये का आ गया तो मैं बेच दूंगा अपने इस यूनिट को, म्यूचुअल फंड की इस यूनिट को, ठीक है, इतनी यूनिट्स को जितनी भी आपके पास है। तो वो हो गया हमारा स्टॉप लॉस, कि आप इतना ही ज्यादा घाटा नहीं झेलना चाहते। और हो गया सेटलमेंट रिस्क, मतलब सेटलमेंट का रिस्क हो गया कि मैक्सिमम एक दिन में आपको कितनी सेटलमेंट करनी है,
ठीक है, एक दिन में आप मैक्सिमम कितने तक का सेटलमेंट करेंगे, वो क्या सेटलमेंट रिस्क। इसके बाद हमारा डील साइज लिमिट। डील साइज लिमिट में क्या होगा कि आप कितने तक का डील कर सकते हैं। हाईएस्ट अमाउंट फॉर विच अ डील कैन बी, मतलब कोई भी डील का मैक्सिमम कितना अमाउंट हो सकता है। जैसे आप डील कर रहे हैं, कस्टमर से हाउसिंग लोन दे रहे हैं, तो एक कस्टमर को मैक्सिमम कितने तक का लोन दे सकते हैं, कितने तक का डील कर सकते हैं। हाँ, हमारा सैलरी भी एक रोल प्ले करता है, पर एक लिमिट भी रहता है। ठीक है, जैसे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए भी एक लिमिट रहता है, तो वो सब हमारा डील साइज की, हाँ ये लिमिट है इस डील के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर्स का एंड हो गया। व्हाट आर, हाँ सॉरी यहाँ पे एक टॉपिक और है, व्हाट आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मैंने आपको पहले ही बता दिया। डेरिवेटिव वो है विच डराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग। इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हेजिंग देते हैं। जितने भी हमने पीछे रिस्क पढ़े, तो ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम इस रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में बस यही है कि जितने भी हमारे रिस्क है जो हमने पहले पढ़े, तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाए। और यहीं पे ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ आपको, CCIL। ठीक है, ये देखिए पहले यहाँ पे मिटिगेशन ऑफ सेटलमेंट रिस्क, यहाँ लिखा हुआ है ना, मिटिगेशन ऑफ सेटलमेंट रिस्क। इंडिया के सिनेरियो का एग्जांपल दिया कि डेरिवेटिव को बाद में डिफाइन किया, पर ये एग्जांपल पहले है। ठीक है, तो पहले हम डेरिवेटिव पढ़ के फिर एग्जांपल देख रहे हैं। मिटिगेशन ऑफ सेटलमेंट रिस्क मतलब इंडिया में कैसे सेटलमेंट रिस्क को मिटिगेट, मतलब कम किया जा रहा है। इंडिया सिनेरियो, इसमें CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अच्छा रोल है। कैसे वो अपना रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, जैसे बैंकों में सेटलमेंट होती है ना, तो CCIL कैसे एक डेरिवेटिव का काम कर रही है, ऐसे कि बैंकों में इंटर बैंक एक्सचेंज हो रहा है कुछ भी। ठीक है, गिल्ड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कुछ एक्सचेंज हो रहा है, या इंटर बैंक कुछ एक्सचेंज हो रहा है फॉरेक्स डील का, तो CCIL उसका मीडिएटर का काम करती है। वो देखती है कि हाँ यहाँ से प्रॉपर पैसा आ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है। ठीक है, तो CCIL एक तरह का डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का काम कि एक बैंक जिसको पैसा देना है किसी दूसरे को, तो वो देगा। ठीक है, CCIL देखेगी कि हाँ वो दे रहा है, कर रहा नहीं है, सेटलमेंट पूरी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो CCIL भी एक तरीके का डेरिवेटिव का काम कर रही है। किसके लिए, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन के लिए, इंटरबैंक फॉरेक्स डील के लिए। तो बस यही है कि डेरिवेटिव में और भी अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी कमिंग जो आगे के चैप्टर्स है ना इसमें PFM में, उसमें बहुत ऐसे होगा। फॉरेक्स सॉरी डेरिवेटिव्स के अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग टाइप के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिया भी है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे बस नाम दिया है, पर वो होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। वो आने वाले चैप्टर से बहुत डिटेल में बताया है। अभी इतना जान लीजिए, डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से हम किसी भी हमारा जो रिस्क है उसको मिटिगेट करते हैं। CCIL एक एग्जाम्पल था, और भी ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग टाइप के, वो आने वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना सफिशियंट है इस चैप्टर के लिए। इतना बड़ा पैराग्राफ आप यहाँ से याद मत करना, वो आगे बहुत डिटेल में हम वही पढ़ लेंगे। तो ये मैं सोचू कि इसका ये बस, वैसे भी इसमें कुछ खास दिया नहीं, सिर्फ पुराने एग्जांपल्स दिए कि पहले क्या होता था, पहले गोल्ड का कुछ, ऑयल का वैसे बताया हुआ है। ये कुछ आपको डेरिवेटिव का अभी का सिनेरियो का कुछ बताएगा नहीं, तो इस वाले पैराग्राफ को रहने देना, इसका कोई जरूरत नहीं है। बाकी डेरिवेटिव बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाली। चलिए, चैप्टर 2 यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, और इसमें कुछ डेरिवेटिव, हाँ वो जो जो हमने पढ़ा ना पीछे का, वही सब कीवर्ड्स करके दिया हुआ है, कुछ फिलअप्स है, ये देख लेना। ठीक है, अब मैं अगला चैप्टर बनाती हूँ, चैप्टर 3 का। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, जैसे आप जितने फ्रेंड्स हैं सबको बताइए, ताकि सबको अच्छा लगे, सबको नॉलेज मिले। CIB सबका भी जून में है, सब क्लियर करें। ठीक है, अगर आपको कुछ बेनिफिट लगे तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसको प्रोवाइड करें। चलिए, ओके, थैंक यू।